बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़ा था, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा, उसकी बेसिक्स मैंने आपको सारी समझा दी। फिर मैंने आपको बताया कि तीन मेथड्स होते हैं मेन डेप्रिसिएशन के। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिलेबस में जो आपके दिए हुए हैं वो तीन मेथड दिए हुए हैं: स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन भी पेपर में टेस्ट हो सकता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और किस तरह से आपको पेपर में टेस्ट किया जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल इक्वल अमाउंट जो है वो ली जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए डेप्रिसिएशन। अगर एसेट की लाइफ 5 साल है और हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा तो उन पूरे सालों में 5,000 ही होगा, ये अमाउंट चेंज नहीं होगी। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये आपके एग्जाम में आपको किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट परचेज किया जो कि फर्नीचर था, जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया। इसकी लाइफ थी 5 साल, और उसने कहा जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से इसकी डेप्रिसिएशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। डेप्रिसिएशन, इसके अलावा आपको एग्जाम में उसने कोई इंफॉर्मेशन मजीद नहीं दी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का, कि जितनी परचेज प्राइस होती है, कॉस्ट होती है एसेट की, उसको आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ ईयर्स पे, तो आपकी पर ईयर डेप्रिसिएशन निकल आती है। पर ईयर डेप्रिसिएशन। अब इसको एक टेबल की फॉर्म में अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पर ईयर्स आ जाएंगे, एसेट की कॉस्ट आ जाएगी, उसकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी, एक एसेट की कॉस्ट जो कि आप कह लें ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट। एक हो जाएगी डेप्रिसिएबल कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट या चार्जेस, और फिर बैलेंस। तो 5 साल है जिसमें आपकी एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 1 लाख रुपया। इन 5 सालों में ओरिजिनल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ये सारी की सारी आपकी सेम रहेगी। और डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी आपकी यही रहेगी, बिकॉज उसने क्वेश्चन में नहीं बताया कि कोई इसकी रेजिडुअल वैल्यू है या कोई सैलवेज वैल्यू। तो जब 5 साल के एंड होंगे तो हम यही ज्यूम करेंगे कि इसकी कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है, इसकी सैलवेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू जीरो है, इसलिए इसकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो हमने अमाउंट ओवर द 5 ईयर्स जो स्प्रेड करनी है एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो भी यही अमाउंट होगी। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने यहाँ पर निकाल लिया है, वो 20,000 है, और हर साल में सेम डेप्रिसिएशन होगी, हर साल में सेम डेप्रिसिएशन होगी। तो यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगी डेप्रिसिएबल कॉस्ट में से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड पे उसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो 20,000 होगी, और जो एसेट की बैलेंस अमाउंट बचेगी वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 80,000 की उसकी वैल्यू रह जाएगी पहले साल के एंड पे। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे साल पे। उसमें देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
अब पहले साल जो डेप्रिसिएशन हुई वो हुई 20,000। दूसरे साल में जो डेप्रिसिएशन होगी उसमें पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन 40,000। फिर जो तीसरे साल में डेप्रिसिएशन होगी उसमें पिछले साल की डेप्रिसिएशन जितनी हो चुकी है प्लस इस साल की। फिर चौथे साल में भी बिल्कुल ऐसे ही, पांचवें साल में भी बिल्कुल ऐसे ही। और बैलेंस आपका कैसे निकलेगा? बैलेंस आपका ऐसे निकलेगा कि जितनी आपके पहले साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अमाउंट आ रही है वो आप डेप्रिसिएबल कॉस्ट में से लेस करेंगे। दूसरे साल में भी आप ऐसे ही करेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तीसरे साल में भी ऐसे ही करेंगे, चौथे साल में भी, और पांचवें साल में भी। और पांचवें साल के एंड में आप आगे देखेंगे कि आपके एसेट की वैल्यू जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप अपने पाँचों साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बुक कर चुके होंगे और आपके एसेट की वैल्यू नील हो चुकी होगी। ये था स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का तरीका। अगर इसी सवाल में वो आपको दे देता है कि जी इसकी सैल्वेज वैल्यू भी है, सैल्वेज या रेजिडुअल वैल्यू भी है, तो आप क्या करेंगे? सैल्वेज वैल्यू वो कहता है कि 10,000 बचेगी। जब 5 साल खत्म होंगे तो आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 10,000। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी डेप्रिसिएबल अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो आपने पूरी की पूरी 1 लाख नहीं ना करनी। अब तो 5 सालों के एंड पे आपके पास 10,000 की वैल्यू का एसेट बच जाएगा जो कि आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो 10,000 में। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है उसमें कॉस्ट में से आप लेस कर देंगे इसकी सैल्वेज वैल्यू। तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन का आपका जो डेप्रिसिएबल हर साल की कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 90,000। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है, जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, वो भी आपका उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। वो कैसे? कि जो आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट थी उसको आप डिवाइड कर दोगे अपनी एसेट की यूजफुल लाइफ पे। तो अब आपका एसेट हर साल कितना डेप्रिसिएट होगा? 18,000 का। और जब 18,000 का आपका एसेट हर साल डेप्रिसिएट हो रहा है तो ये टोटल आपका डेप्रिसिएबल हो गया एसेट। जस्ट अ मिनट। जी हाँ, आपका टोटल डेप्रिसिएबल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी आ गई। वो है टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 से हो गई। और जब आप एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल की लेस करते जाएंगे तो साल के 5 सालों के एंड पे जो आपका एसेट की वैल्यू का बैलेंस है वो एग्जैक्ट वही निकलेगा जो कि यहाँ पे आपका रेजिडुअल वैल्यू में बचना चाहिए। इसको मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूँ। आपके यहाँ पे ईयर्स आ गए, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई, जो कि आपने ओवर द 5 इयर्स एक्सपेंस करनी है। फिर आपके डेप्रिसिएशन के चार्जेस सेम होने चाहिए। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो हर साल सेम आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर अगले साल में पिछले साल जितनी भी डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो ऐड करते जाएंगे, वो ऐड होती जा रही है। और ये 90,000 से टोटल आपका एसेट जो है वो डेप्रिसिएट हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट जो है एग्जैक्ट आपकी आनी चाहिए वही जो कि आपकी सैल्वेज वैल्यू थी। तो ये आपका था एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपको पेपर में, जिसमें कि आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट एक फार्मूले के जरिए से निकालनी पड़ती, जो कि फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका बराबर था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। और इसको आपने डिवाइड करना था
एसेट की यूजफुल लाइफ पे डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ये था एक तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड को करने का। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? हो सकता है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे देता, आपको एसेट की लाइफ भी बता देता, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बता देता, सैल्वेज वैल्यू भी बता देता, लेकिन यहाँ पर वो आपको कहता कि इधर लाइफ ना बताई होती। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे वो आपको बता देता कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रेट डेप्रिसिएशन रेट जो है वो आपका 20% है हर साल। तो ये किधर चला गया? हर साल आपका डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20% है। तो फिर आप इसको कैसे करते? आप इसको ऐसे करते कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपने लिखी हुई है ना, इधर आप इस 90,000 का लेते 20%, और हर साल इस 90,000 का आप 20% लेकर इसको इस तरह से सॉल्व करते। यहाँ पर भी मैंने 90,000 का 20% लिया, यहाँ पर भी 90,000 का, यहाँ पर भी 90। तो फिर भी आपका आंसर वही आता कि 90,000 से आपका एसेट मुकम्मल डेप्रिसिएट हुआ। ये उसकी पहले साल में 18,000 डेप्रिसिएशन, फिर दूसरे साल में 36,000, 18 पिछली, 18 इस साल की, तीसरे साल में 54,000, 36,000 पिछले 2 सालों की, और 18,000 इस एक साल की, 54,000, फिर 72,000, फिर 90,000 से टोटल आपका ऐसे डेप्रिसिएट हो गया। और पीछे जो वैल्यू बची उसकी 5 सालों के एंड पे, वो आपकी सैल्वेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ गई। तो ये एक दूसरा तरीका था जिससे कि आपका परसेंटेज दे करके ये डेप्रिसिएशन का रेट है, तो इससे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब दूसरा मेथड जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहलाता है, उससे हम किस तरह से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हर साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे वो आपको बताता हूँ। ये मेथड का नाम है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, या इसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये शॉर्ट इसकी फॉर्म है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में वो आपको क्या बताता है, इसको पहले बगैर सैल्वेज वैल्यू के करते हैं, फिर सैल्वेज वैल्यू के साथ कर देंगे। उसमें आपको डेप्रिसिएशन का रेट ही बताएगा, ठीक है। उसमें ये आपको बताएगा कि ये एसेट की परचेज प्राइस थी, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है, और ये डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करते? आप ऐसे ही सारे ईयर्स ले लेते, ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती है एसेट की, डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी वही होती जो कि ओरिजिनल कॉस्ट थी, क्योंकि कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू को 0 कर देता हूँ। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकालते? डेप्रिसिएशन की अमाउंट पहले साल में बिल्कुल वैसे ही निकलेगी कि आप डेप्रिसिएबल कॉस्ट का जो डेप्रिसिएशन रेट है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और ये आपका निकल आएगा 20,000। अब 20,000 लेस 20,000 दूसरे साल के अंदर आपने जो डेप्रिसिएशन लेनी होती है, जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लेना होता है, वो अमाउंट होती है जो कि पहले साल के एंड पे बैलेंस रह गया होता है। ये चीज मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो आप डेप्रिसिएशन लेते हो वो लेते हो डेप्रिसिएबल कॉस्ट पे। ये आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट थी ये, और इसके ऊपर आपने 20% जितना रेट दिया हुआ था उसके हिसाब से डेप्रिसिएबल अमाउंट या एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपका बना 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी पहले साल 20,000 हो गई, और बैलेंस पहले साल के एंड पे आपका कितना रह गया? 80,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा वो आपने कॉस्ट पे नहीं लेना, वो आपने जितने पहले साल का बैलेंस रह गया है उस बैलेंस के ऊपर लेना है। तो दूसरे साल की आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 16,000, दूसरे साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आपकी आ गई
पिछले साल की 20,000 प्लस इस साल की 16,000, 36,000। और दूसरे साल का जो आपका बैलेंस, जिसको आप रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हो, इस बैलेंस को आप रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह सकते हो, तो वो आपकी आ गई 64,000। अब तीसरे साल पे दोबारा आपने ये गलती नहीं करनी कि कॉस्ट पे ले लें। तीसरे साल भी आपने उसको कॉस्ट पे लेना है, सॉरी, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेना है। चौथे साल भी आपने रिटर्न डाउन वैल्यू पे, पांचवें साल भी रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो पिछले साल जितना आपका एसेट का बैलेंस रह गया होता है बुक्स में, जिसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करना है। और आपने वो एक्सपेंस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने रिटर्न डाउन वैल्यू हर साल के एंड पे निकालते रहना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके एसेट की जो वैल्यू है वो पहले साल के एंड पे रह जाती है, जब आप 20,000 लेस करते हो तो 80,000, दूसरे साल के एंड पे 64,000, तीसरे साल के एंड पे 51,200, और इसी तरह से पांचवें साल के एंड पे आपके एसेट की वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी वो 32,768 रुपये का एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सैल्वेज वैल्यू मैंने जीरो कर दी। अब मजे की बात आपको ये बताऊं कि ये वाहिद ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें सैल्वेज वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, इसमें आपने कभी भी सैल्वेज वैल्यू नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। और किसी भी टाइम आप मुझे, मोस्टली कोशिश कीजिए, किया कीजिए कि मुझे 6 बजे के बाद फ़ोन करें, क्योंकि उस दौरान मैं फिर ऑफिस से घर आ गया होता हूँ, तो आपके क्वेश्चंस का मैं तसल्ली के साथ आपको आंसर कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।